दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 5 फरवरी 2021 यानी आज जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पेपर हुआ है, हम उसी पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। सेकंड ईयर जो आईटीआई का है दोस्तों, एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है किसका एग्ज़ाम कब हो रहा है पता ही नहीं, लेकिन फेज वाइज एग्ज़ाम हो रहे हैं। और अभी कल 6 फरवरी को भी एग्ज़ाम होना है, वहीं 12 और 13 फरवरी को भी एग्ज़ाम होगा, 9 और 10 फरवरी को भी एग्ज़ाम होगा। दोस्तों यदि आपका अभी तक पेपर नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कि पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। यदि आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। और आज के जो 5 फरवरी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे उन्हीं के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, आगे अपने दोस्तों को भी आप इसे शेयर ज़रूर किया करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया, और मैं आपको बताऊं क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये निमी की असाइनमेंट में से आ रहे हैं। यदि आपके पास निमी की असाइनमेंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिए। और उस पर मैंने 2 पीडीएफ डाल रखी है, 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के नाम से। उन दोनों पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़ कर जाएँ, उन्हीं में से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यदि अच्छे नंबर लाने हैं और पास होना है बहुत अच्छे नंबर से, तो निमी असाइनमेंट को अच्छे से पढ़ कर जाएँ, खास तौर से इन क्वेश्चन को जो इस वीडियो में है, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। देखिए दोस्तों, 6 पोल की मोटर में टोटल डिग्री पूछी गई थी। क्वेश्चन पहले भी पेपर में आया था और आज फिर आ गया। फॉर्मूला होता है 180 इंटू नंबर ऑफ पोल्स। दोस्तों 180 को 6 पोल दिए हुए थे, इससे मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आएगा 1080 डिग्री, यानी सी उत्तर आपका यहाँ पर सही रहेगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि ये पहले भी आया था और अब फिर आया, यानी ये रिपीट होने के पूरे चांसेज है। आगे सवाल है कि कौन सी कुचालक सामग्री बी वर्ग में आती है या बी क्लास में आती है। देखिए दोस्तों, अचालक कैटेगरी जो वाई ए ई बी एफ एच सी होती है ना, उसकी बात कर रहा है ये। 90, 105, 120, 130, यानी बी वर्ग जो है उसकी 130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सहन सीमा होती है। और उसमें फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस और अब्रक, ये इस तरह के उसमें मटेरियल आते हैं। सी ऑप्शन अपना इसमें सही रहेगा, फाइबर ग्लास होगा। अगला सवाल पूछा दोस्तों, कंट्रोल पैनल की वायरिंग एसेसरीज का नाम क्या है। साथियों ये 3 पेपर हुए हैं, अभी तक तीनों में आ चुका है। 29 जनवरी वाले में नहीं था, 2 फरवरी को, 3 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुए थे ना, ये क्वेश्चन उसमें भी था। और बड़ा सिंपल है, आप शायद इसको देखते ही समझ गए होंगे। दोस्तों इस एसेसरीज का नाम है डिनरेल। ये ओवरलोड, कॉन्टेक्टर, इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, ये बिना स्क्रू के लगाने के काम आती है। इसको पहले पैनल पे लगा दिया जाता है और फिर जो ओवरलोड या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, वो सीधे इस पर लगा दिए जाते हैं। डिनरेल बोलते हैं। प्रैक्टिकली फील्ड में जब आप काम करने जाओगे तो ये चीज़ें आपको देखने को बहुत मिलेगी। खैर आपको इसका ए ऑप्शन करना है, डिनरेल इसका ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। काफ़ी क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, इन क्वेश्चन को रट करके जाना अच्छे से, जैसे ऑप्शन दिखे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, समय की बचत होगी आपको भी। डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल विधि का नाम पूछा। देखो भाई, आर्मेचर है, इसके समांतर में रियोस्टेट लगा रखा है, इस विधि का नाम है आर्मेचर डाइवर्टर विधि। यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं, आर्मेचर को डाइवर्ट कर रहे हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही रहेगा, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है। याद रखना, जल्दबाजी नहीं करनी है, जोश में होश नहीं खोना है। डीसी मोटर में करंट की दिशा पूछ रहा है, ध्यान रखना। डीसी मोटर के घूमने की दिशा नहीं पूछ रहा है, यानी डीसी मोटर के आर्मेचर में जो ईएमएफ प्रेरित होता है उसकी दिशा पूछ रहा है। उस प्रेरित ईएमएफ को बैक ईएमएफ कहते हैं, और उसके भी ज्ञात करने की दिशा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ही होता है। यानी मोटर में राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल दोनों होते हैं। जो लेफ्ट हैंड रूल है वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए है, जबकि राइट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ या डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। डी ऑप्शन के साथ जाना आप इस क्वेश्चन में। अगला सवाल है कि एम्पलीफायर का नाम क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहले 3 पेपर में आ चुका है, इसलिए आपके पेपर में भी इसके पूरे चांसेज रहते हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना। देखो भाई, एम्पलीफायर का एक प्रकार है और 2 ट्रांजिस्टर इसमें लगे हुए हैं। इस ट्रांजिस्टर का नाम है पुश पुल एम्पलीफायर। अब अपने सामने 2 ऑप्शन है पुश पुल के नाम से। देखो, क्लास ए बी और क्लास बी। तो क्लास ए बी में कोई पुश पुल नहीं होता है, ओनली क्लास बी में होता है पुश पुल, ठीक है। तो क्लास बी इसका ऑप्शन रहेगा। अगला सवाल है कंट्रोल पैनल में प्रयुक्त वायरिंग का
नाम क्या है, ऐसे सीरीज़ का नाम क्या है। देखिए ये फिर ऐसे सीरीज़ दे दी दोस्तों। इसको हिंदी में ग्रोमेट सॉरी या दूसरी भाषा में गिलैंड बोलते हैं। केबिल लगाने के लिए होता है, ताकि केबिल जो है वो पैनल में खिसके नहीं, इसमें लगाई जाती है। गिलैंड या ग्रोमेट बोलते हैं इसको। अपन सी ऑप्शन की ओर जाना है। हिंदी में क्रोमेट गलत लिखा हुआ है, ग्रोमेट बोलते हैं या गिलैंड भी बोलते हैं इसको। सी उत्तर रहेगा। अच्छे से पढ़कर जाना, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले पेपर में भी था। अगला सवाल पूछा गया यूपीएस का पूरा नाम। दोस्तों यूपीएस का पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यानी बिना रुके सप्लाई हमें देना। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कंप्यूटर वगैरह में काम में अपन लेते हैं। अगला सवाल पूछा कि स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा उपयोग है, यानी ऑटोमेटिक जो रेगुलेटेड वोल्टेज स्टेबलाइजर है कहाँ होगा। देखो भाई, गीजर, ग्राइंडर और एसी में, पंप मोटर में तो होने से रहा, ठीक है। तो टीवी रिसीवर में अपन इसका यूज कर सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। अगला दोस्तों सवाल है कि सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता, इंग्लिश में इसको रप्चरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, हिंदी में वैसे तो विदारण क्षमता बोलते हैं, इन्होंने टूटने की क्षमता लिखा है। एमवीए में होती है। आपको भी इस क्वेश्चन का तो आंसर आता होगा क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है। मेगा वोल्ट एम्पियर बोलते हैं। रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज की भी हो ना, अगर वो भी एमवीए में ही होती है, ध्यान रखना, क्योंकि ये वो पावर होती है जो दोषयुक्त स्थिति में एक सर्किट ब्रेकर सहन कर जाता है। अगला सवाल है कि लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है। दोस्तों आपको एक इंसुलेटर दिखाया गया है, इसका नाम पूछा है। देखो भाई, वायर यहाँ लगा हुआ है और ये डिस्क है और यहाँ इंसुलेटर का सेटअप है या क्रॉस आर्म है। दोस्तों इसको बोलते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर, यानी लटकने वाला इंसुलेटर। वैसे भी देखो, पिन इंसुलेटर नहीं हो सकता और सेकल नहीं हो सकता। डिस्क इंसुलेटर जो है ना, वो तब होता है दोस्तों जब हॉरिजेंटल डिस्क लगी हुई हो। ये वर्टिकल है ना। डिस्क इंसुलेटर के दो नाम होते हैं, जब वर्टिकल हो तो सस्पेंशन बोलते हैं, और डिस्क इंसुलेटर बोलते हैं जब हॉरिजेंटल होता तो। अगला सवाल है ऑपरेशन मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहले भी पेपर में आया था, आपके पेपर में भी हो सकता है, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाना। कंटिन्यूस ड्यूटी साइकिल वाला जो है ये प्रचालन कहलाता है, भी लगातार प्रचालन इसका हो रहा है, इसलिए इसको कंटिन्यूस मोड नाम दे दिया। अगला सवाल है कि सिंगल फेज मोटर में किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर के प्रकार के तहत वर्गीकृत किया गया है। देखिए जिसमें कम्यूटेटर लगता है वो एक तो रिपल्सन है, दूसरी होती है यूनिवर्सल मोटर। तो उनमें कम्यूटेटर लगता है, इसलिए कम्यूटेटर मोटरों के प्रकार में वही आएगी। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला सवाल है किस मोटर का टॉर्क अपेक्षाकृत कम होता है। देखिए जब तुलना आप करोगे ना, तो रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का आएगा। सबसे कम टॉर्क इसी मोटर का होता है। इन दोनों में तो कैपेसिटर लगा हुआ है तो ज़्यादा होगा। यूनिवर्सल मोटर का टॉर्क भी तुलनात्मक रूप से अच्छा होता है। आगे दोस्तों सवाल पूछा गया कि जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में काम कर सकता है उसका नाम क्या है। सिंक्रोनस कन्वर्टर बोलते हैं उसको, जो एसी को डीसी और डीसी को एसी दोनों कर सकता है। देखिए रेक्टिफायर या डायोड जितने भी होते हैं ना, ये केवल एसी टू डीसी ही करते हैं, आप सभी भी जानते होंगे, इसलिए ये तो नहीं आएंगे, डी आएगा। सिंक्रोनस कन्वर्टर बोलते हैं। रोटरी कन्वर्टर यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया था, नहीं तो वो भी कर देते। आगे सवाल पूछा कि 3 फेज मोटर वाइंडिंग का नाम क्या होगा जिसमें क्वाइल पिच पोल पिच से अधिक हो। ठीक है दोस्तों, क्वाइल पिच जो है वो पोल पिच से अधिक हो, सॉरी कम पूछा गया था इसमें, आई थिंक पूरी तरह से क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, इसमें शॉर्ट आएगा, ठीक है। यानी क्वाइल पिच जो है वो कम है और पोल पिच का मान अधिक है, तो इसको शॉर्ट पिच बोलते हैं। कैसे होता है, मान लीजिए दोस्तों कि 24 स्लॉट है और 4 पोल है। देखिए पिच कितनी आई, 6। हम वाइंडिंग को 7 पिच लेते हुए भी कर सकते थे और 5 पिच लेते हुए भी कर सकते थे। दोस्तों यदि 6 के 6 पर करते तो फुल पिच कहलाती है, 6 की जगह 7 से करते तो ये लॉन्ग पिच कहलाती है, और 6 की जगह 5 से करते तो ये कहलाती है शॉर्ट पिच। तो पूरा क्वेश्चन क्या था वो पेपर में आप देख लेना, उसी के हिसाब से कर देना। अगला सवाल है 3 फेज 36 स्लॉट 12 क्वाइल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में फेज विस्थापन की गणना करें। दोस्तों ये क्वेश्चन पहली बार आया है, इसलिए आपके पेपर में भी हो सकता है। देखिए ध्यान से, 3 फेज मोटर है, वैसे फेज अंतर कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। लेकिन हमसे तो ये पूछा गया है कि आर और वाई के बीच में कितने स्लॉट छोड़ें कि 120 डिग्री का अंतर आ जाए, यानी हमें 120 डिग्री कितने स्लॉट के बाद पूरी हो रही है, हमें ये देखना है। दोस्तों यदि डिग्री प्रति स्लॉट का मान हमें पता हो तो कर सकते हैं ना। डिग्री प्रति स्लॉट के लिए फॉर्मूला होता है टोटल डिग्री बटे नंबर ऑफ स्लॉट।
टोटल डिग्री का फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल, यानी 180 इंटू पोल बटे स्लोट करो। देखिए पोल है 4, स्लोट है 36, आंसर आएगा दोस्तों 20 डिग्री। 20 डिग्री एक स्लोट के लिए बन रहा है, तो 120 डिग्री जो है वो कितने के लिए बनेगा? 6 स्लोट के लिए। यानी आपको आर और वाई के बीच में 6 स्लोट का अंतर रखना है, 120 डिग्री अंतर के वो बराबर हो जाएगा। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध नापने के लिए किसका उपयोग करेंगे? देखिए आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध 1 ओम या इससे भी कम होता है, और 1 ओम से कम जो प्रतिरोध होता है वो निम्न मान का प्रतिरोध मानते हैं। निम्न मान का प्रतिरोध नापने के लिए केल्विन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। डी उत्तर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। जनरेटर का नाम पूछा है, देखिए दोस्तों एक दूसरे के विपरीत काम कर रहा है, डिफरेंशियल होगा ना, डिफरेंशियल के ऑप्शन ए और बी है, इनमें से ही आएगा। अब शंट फील्ड जो है वो सीरीज और आर्मेचर दोनों के साथ जुड़ी हुई है, तो लॉन्ग शंट डिफरेंशियल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने इतने ही क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्व करवाए हैं, बाकी आपको मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ सभी के सभी, तो आप उन सभी क्वेश्चंस को पढ़कर जाना। थर्ड सेमेस्टर की जो पीडीएफ है उसमें से 2 नंबर 57, 63, 65, 78, 142 ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन आए थे। वहीं फोर्थ सेमेस्टर की जो पीडीएफ है उसमें से ये क्वेश्चन आए थे। तो वीडियो को पॉज करके आप इन दोनों पीडीएफ के नंबर नोट कर लीजिए और इन सभी क्वेश्चंस को जरूर पढ़ें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।